एग्जैक्टली मैम, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट पॉइंट है, मैं इसको लेकर सवाल करूंगी जहां पे एक सोशल आइसोलेशन की बात कह रही है। मैं आती हूँ राखी आपके पास। इस वक्त आपको बता दूं डॉक्टर रंजना कुमारी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की, चेयरपर्सन है वुमेन पावर कनेक्ट की। रंजना मैम, दोनों पक्ष को पिछले कई मिनटों से हम लगातार तथ्यों के आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक एक सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाया है। और आज हम उस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं जहां एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि क्या वाकई पुरुष एक सोशल आइसोलेशन में रह जाते हैं, एक सोशल स्टिग्मा के तहत वो कानूनी तौर पर भी क्या बहुत सीमित दायरे में रह जाते हैं। इसलिए आज अतुल की जब हम बात करते हैं तो वो उसी कानूनी दायरे में रहते हुए अपनी फेयरनेस के तहत आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, इसीलिए आज उन्होंने अपनी जान दे दी। देखिए, जवाब तो तब मिलेगा ना जब आप पूरी व्यवस्था की तरफ देखेंगे, और जो कि उनके पत्र ने भी इंगित किया है कि किस तरह की प्रताड़नाएं उनको झेलनी पड़ी थी। तो उसमें एक तो हो गया कि पारिवारिक, क्योंकि रिश्ता टूट चुका था, और उसके बाद जब रिश्ता टूटता है और लड़की कोर्ट जाती है तो वकील उसको एक पूरा बुके ऑफ केसेस पकड़ा देते हैं, 6, 7, 8 केसेस, एलिमनी का भी केस है, वायलेंस अगेंस्ट विमेन का भी केस है, मतलब सब कुछ, डिवोर्स का भी केस है, हर तरह का केस उसके साथ वो हो जाता है। अब क्या होगा कि उसको हर तरह की परिस्थिति में लड़की को भी, लड़की की तरफ से भी तो थोड़ा सोचिए, कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो पूरी विलेन ही थी, आखिर कोई इतनी आसानी से अपना रिश्ता तो तोड़ता नहीं है। और दूसरी तरफ अतुल की जहां तक बात है, अब वो खुद ही लिखते हैं कि भाई वहां पर कोर्ट में करप्शन की बात, कि पैसे मांगे गए कि अगर तुम इतना दे दो, अगर तुम 3 लाख दे दो, 5 लाख दे दो तो मैं समझौता करा दूंगी, वरना तुम ठोकर खाते फिरोगे। 120 बार तारीखें डाली गई, 40 बार स्वयं जाना पड़ा, पता नहीं लॉयर क्या कर रहा था, उनका था भी कि नहीं कोई लॉयर वहां पर, 40 बार कोर्ट जाना पड़ा। थोड़ी इसकी डिटेल में जाओगे तो समझ में आएगा कि सिर्फ ये एक सामाजिक रिश्ते के टूटने की बात नहीं है, पूरी व्यवस्था आसपास जस्टिस डिलीवरी सिस्टम ढह रहा है। एक 1.14 मिलियन केसेस फैमिली कोर्ट्स में पेंडिंग है, 1.14 मिलियन। अब आप खुद सोचो कि इस तरह की व्यवस्था में ना तो पुरुष को न्याय मिल सकता है, ना स्त्री को न्याय मिल सकता है। तो जो बार बार हम लोग पुलिस की एक तो न्याय की व्यवस्था की बात, दूसरी बात पुरुष की प्रताड़ना, पुरुष की प्रताड़ना अगर वो अकेले झेल रहा है तो मैस्कुलिनिटी उसके लिए जिम्मेदार है। कितने आदमी जाते हैं कोर्ट में कहने की मेरी बीवी मुझे मारती है, मुझे मानसिक रूप से परेशान करती है, FIR लिखिए, नहीं, अगर सुनवाई नहीं होती है तो उसके लिए लड़ा हम लोगों ने लड़ाई लड़के महिलाओं के लिए कानून बनवाया। सुनिए, हम लोगों ने, आपको पता है लड़ाई लड़ी है, कानून आ जाए, कंप्लेंट होती है, आप आगे आवाज उठाए ना। अभी भारतीय परंपरा इतने दूर नहीं मैं एक बार फिर से आ रही हूँ, यहाँ पर इनका ये कहना है कि अगर मैं बात करती हूँ शिव से भी इस बारे में बात करती हूँ। चलिए, मैं एक और फैक्ट रखना चाहती हूँ आपके सामने, और उसके बाद स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने 15 साल तक ये लीगल बैटल लड़ी है। और इस बीच लेकिन एक इन्फॉर्मेशन, चारू 1 मिनट रुकिए, दहेज एक्ट के तहत झूठे केसेस का ये डेटा है, जरा देख लीजिएगा। 2014 के बाद से NCRB ने वो डेटा जमा किया जिनमें कोर्ट में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई, फाइनल रिपोर्ट, और इसी फाइनल रिपोर्ट में कितने केसेस झूठे पाए गए ये लिस्ट आपके सामने। 2022 में दहेज एक्ट के मामलों में 356 केसेस झूठे पाए गए, 2021 में 418, 2020 में 297, 2019 में 462 केसेस झूठे पाए गए हैं। और ये इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये वो मामले हैं जो पुलिस ने खुद बंद करने के लिए अंतिम रिपोर्ट केस में लगाई, जबकि कुछ मामलों में से 4 से 5% केसेस में कोर्ट ने खामी पाई, केस दूसरी धाराओं में तब्दील भी कर दिया। अब लेकिन जिस लिहाज से इस वक्त स्टूडियो में चर्चा की जा रही है, शिव कुमार इस वक्त आपको बता दूं मेरे साथ मौजूद हैं, और एक लंबी लड़ाई इन्होंने 15 साल तक इसी लीगल बैटल के तहत अपने परिवार के सदस्यों के साथ, मैं परिवार का सदस्य इसलिए कह रही हूं, जीवन साथी थी वो आपकी, क्या हुआ आपके साथ और किस तरीके से आपने इस केस को 15 साल तक हैंडल? I raised 5 lakhs for him. शिव कुमार है to fund his wife. मेरी शादी 2004 में हुई थी और मैंने 15 साल मैंने कोर्ट केस का मैंने झेला है, और मैंने जुडिशियल सिस्टम को मैंने बहुत बुरी तरीके से झेला है। मैं
मेरा शादी के 6 महीने बाद मेरा मेजर एक्सीडेंट भी करवाया गया था, जिसमें मेरे सिर की हड्डी टूट गई थी। वहाँ से मैंने वापसी किया। फिर उसके बाद मैंने वुमेन सेल 3 से 4 साल मैंने वुमेन सेल झेला बहुत बुरी तरीके से, और उसके बाद मैंने कोर्ट केस झेला। कोर्ट में जाने से पहले मेरे पिताजी की डेथ हो चुकी थी 2006 में, और मेरे पिता को गुजरे हुए 2 साल हो चुके थे। तो मेरी जो पत्नी थी, उस टाइम की जो पत्नी थी मेरी, उसने 2 साल बाद मेरे पिताजी के नाम से भी कोर्ट में समन करवा दिए थे। जब कोर्ट में जब मैंने अपने पापा का डेथ सर्टिफिकेट कोर्ट में लगाया, तो जज को ये पता लगा कि ये आदमी तो 2 साल पहले मर चुका है और अब मेरे से कोर्ट से समन कराए जा रहे हैं, तो ये कैसे पेश होगा। तो वो चीज़ भी जज साहब ने देखी थी, लेकिन एक्शन कुछ नहीं लिया जज ने। फिर उसके बाद मैं लड़ता रहा, और मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हुए थे डीवी और 498 और मेंटेनेंस के केस जो मुझ पर लगाए हुए थे, वो सारे झूठे साबित हुए। लेकिन मेंटेनेंस मेरा बंद गया, और फिर 2012 में मैं बीमार हो गया। मैं इसी टेंशनों में आ गया, और मैं काफ़ी डिप्रेशन में आ गया था, और मैं बीमार हो चुका था। तो मुझे RML हॉस्पिटल गंगाराम कह रहा हूँ मैं, एम्स हॉस्पिटल, दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल, इन्होंने मुझे कैंसर डिटेक्ट किया हुआ था। मुझे पैनक्रिया कैंसर मुझे बताया गया था, और मैं जब वहाँ एडमिट हुआ तो मुझे ये बताया गया कि मेरा पैनक्रिया कैंसर मेरे ब्रेन तक पहुँच चुका है, और मेरा इलाज पूरे वर्ल्ड में नहीं है। साइकोलॉजिकल टोल